आरएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का टेस्ट शुरुआत हो रही है। चलिए, टेस्ट में आप लोग सभी लोग इसमें जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है, किताब के जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब सारे क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया है निम्नलिखित में, वो आंसर दिख गया कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं सही है? तो भाई देखो, पहले आंसर में देखेंगे किसके बारे में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। दूसरा दिया प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। प्रकाश जो होती है ना, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। रह गई बात कौन चीज़ नहीं सही है, क्या नहीं सही है, तो इसमें से ये आंसर सही नहीं है। जो सही नहीं है वो सही है, वही मेरा उत्तर होगा। तो उत्तर इसका क्या होगा? डी वाला उत्तर होगा। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो क्या आंसर? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। चलो इसका आंसर अब भी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, आंसर न दिखने पाए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, बताइएगा। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, आवर्धन का मतलब समझते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है और जो जो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन एक के बराबर होता है हमेशा। सही आंसर इसका कौन सा है? ये पहला, ये वाला आंसर सही हो गया। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक मिनट। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वस्तु दर्पण होगा। ये तो ऑप्शन ही दिख गया सोचे सीधे। तो कौन सा? अवतल दर्पण है। देखिए, जब दूर रहेगा ना तो दूर रहने पर उल्टा बनता है, और जब उससे पास आता है, इसकी खासियत कितनी अच्छी बात बता रहा है। यदि ये पास में आएगा तो कौन सा? उल्टा बन जाएगा। और अगर दूर जाएगा तो कैसा बनेगा? नहीं, पास में, सॉरी, पास में आएगा सीधा बन जाएगा, दूर रहेगा तो उल्टा बन जाता है। चलो ठीक है। अवतल दर्पण के सामने पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? करेक्ट, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। 5वां में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां में कह रहा है, हम तीसरे इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के अगर फोकस पर अगर वस्तु को रख देंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? इसमें 6 स्थितियां बनती हैं। और जब ये अवतल दर्पण के अगर हम फोकस पर वस्तु को रखते हैं ना, फोकस पर रखेंगे ना, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये बातें सब कुछ हम लोग पता है। जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनता है। और जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ये दोनों बातें क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र कौन सा? देखिए, दर्पण के लिए सभी प्लस होते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? इसके आंसर हो गए कौन सा? इसके आंसर आपके ये वाले हो गए। चलो भाई ठीक है, आंसर दिख भी गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बिंब का, बिंब माने वस्तु का, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बड़ा पाया गया, आभासी पाया गया, सीधा पाया गया, तो वस्तु का बिंब होना चाहिए अवतल दर्पण सामने सामने होना चाहिए, मतलब एफ और सी के बीच में होना चाहिए। एफ और सी के बीच में कौन सा ऑप्शन सही होगा? दर्पण का ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में ऑप्शन कौन सा? डी सही है इसमें। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 8वां कह रहा है, किसी दिख गया, सब कुछ दिख गया ना। कह रहा है कि किसी 10 सेमी की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा वस्तु रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो भाई इसके लिए लगाना होगा, आप इसमें दोनों वैल्यू दिया है। अगर हमारे पास 10 सेमी की वस्तु की फोकस दूरी है, तो यह बराबर कितना है? अवतल दर्पण है, कुत्तल अवतल है, तो यह बराबर हो गया कितना? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये माइनस 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद वस्तु रखी यू बराबर दिया है कितना? यू बराबर दिया माइनस का 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर।
अब आपको कहना क्या है, अब ये क्या करना क्या, दर्पण के सूत्र लगा दीजिए। अब दर्पण के सूत्र लगाएंगे तो एक बटे क्या लिखेंगे, एक बटे एफ बराबर लिखेंगे एक बटे यू प्लस एक बटे क्या करेंगे भी, ध्यान रहे दर्पण के सूत्र में दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ये भाई ये भी है, ये यू है और ये भी है, ये यू है ये भी है। तो चलो इसमें रखो, यफ का मान दिया, यफ का मान कितना दिया है, यफ का मान दिया 10 सेमी, तो माइनस का 10 सेमी हो गया, ध्यान रहे ये क्योंकि अवतल है, अवतल के लिए माइनस होता है। आप करेंगे एक बटे कितना, -20, ये आप लिखेंगे -20 प्लस एक बटे क्या लिख दो, यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, भी होगा जी, गलत कर दिया। एक बटे क्या होगा 10 माइनस में बराबर करेंगे एक बटे कितना यू का मान दिया है, यू का मान दिया है ना, यू का मान दिया है, तो यहाँ पर 20 माइनस में और प्लस 1/v, यहाँ से इसको हल कर दीजिए। तो अगर इसको हल करेंगे, वैसे भी आप देखिए 10 सेमी की फोकस दूरी है और अवतल इतने 20 सेमी की दूरी पर रख रहा है, तो वक्रता त्रिज्या पर बनेगा। तो कहने का मतलब इसका जो सही उत्तर है वह दर्पण की ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। मतलब जो क्वेश्चन, नहीं रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, हाँ ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनना चाहिए। चलो ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी आधा हो गई, अवतल है उसका माइनस होगा। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी कितना है, आधा कर दो। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना, वक्रता त्रिज्या कितना होगा, आधा कर दो। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है सेंटीमीटर और क्या दिया है मिलीमीटर, मीटर, इसमें से सभी लोग हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, तो दृष्टि से क्षेत्र सबसे अधिक उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी एवं सीधा, रुक जाओ आराम से देख के चलते हैं। वह कह रहे हैं कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, सदैव सीधा तो बनाएगा, समतल भी बनाता और कौन सा उत्तल भी बनाता है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें से देखो जो ऑप्शन आ रहे हैं, जो आंसर सही होंगे कौन से क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन नंबर है 15 क्वेश्चन के जो ऑप्शन सही होंगे वह डी होंगे। ठीक है, ये समतल भी सीधा बनाता है और उत्तल भी सीधा बनाता है, तो मतलब सही ऑप्शन जो होगा इसका ये वाला होगा, डी वाला। चलो अच्छा, डी वाला आंसर भी दिख रहा है। चलो भाई अगला देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसका दुगना हो गया 20 सेमी और का। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना पड़ेगा, कहाँ रखेंगे, लेंस के एफ और 2f के बीच में रखेंगे। चलिए, दर्पण का परावर्तक पृष्ठ मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये सूत्र देखिएगा, r बराबर 2f होता है। यहाँ पर आपतन कोण i, अपवर्तन कोण r है, तो अपवर्तित विचलन कोण का मान कितना होता है, i माइनस आर। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें, हीरा में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि दो माध्यम के सीमावर्ती के प्रकाश किरणें लंबवत आपतित होती हैं तो आपतन कोण कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि दोनों के बीच में अगर इतना होगा तो ये 0 अंश पर होगा। भाई अगर लंबवत आपतित होगा, एक बात सुनिए, जब कोई चीज़ें अगर लंबवत आप, जैसे ये है, अगर ऐसे आई, जैसे ऐसे आ रही ना, ऐसे आ रही तो इसी से चले भी जाएगी, लंबवत आपतित होता है। कभी देखते होंगे दर्पण वगैरह में, जब सीधे सीधे जाता है, सीधे सीधे उसी प्रकाश से आएगा, उसी से चला जाएगा, 0 अंश पर, तो 0 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में आंसर नहीं दिखा, चलो कोई बात नहीं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश किरण, भाई आपतन कोण की तुलना में अपवर्तन कोण अधिक होगा, इसका मतलब अभिलंब से दूर भाग रहा, अभिलंब से दूर भागे का मतलब क्या होगा, माध्यम कैसा होगा, विरल माध्यम होगा, वह सघन से विरल माध्यम में जा रही होगी, वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होगी। तब अगर ऐसा बात है भाई, अब उसका कोण का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो अभिलंब से दूर भाग रहा है। अगर अभिलंब से दूर भाग रहा है तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलो
अभी देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस भाई उसी पदार्थ का बनता है जो क्या हो, मिट्टी को नहीं कर सकते हैं, बाकी तो सबका किया जा सकता है, मिट्टी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। आगे लिखा है किसी गोली दर्पण की पतले, अच्छा दिख गया आंसर, कोई बात नहीं। अगर इतना है तो लेंस संभवतः माइनस में दिया है, इसका मतलब अवतल लेंस होगा। तुरंत बात पकड़ो। शब्दकोश में डिक्शनरी में आए हुए शब्द के अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करना चाहिए। तो भाई पढ़ने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो भाई इसमें तो बात यह है कि अगर पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के लिए 50 सेंटीमीटर का सही आंसर होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर का कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। अगला देखिएगा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशित केंद्र की दूरी इतना दिया है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशित केंद्र से दूरी दो लोग दे दे, वस्तु यू का मान दे दिया और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी दोनों का मान दे दिया है। तो जब ये दोनों का मान दे दिया है तब आपको प्रतिबिंब की का अनुपात बताना है। अरे अनुपात तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, एक इसमें से गलत ऑप्शन दे दिया है भाई। जब क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, पहले 1 से कम करा जबकि 1 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा बात सुनिए, आप ही सोचिए भाई, हमारे पास जो दर्पण है, पहले रुक जाओ, क्या करें, कोई वस्तु है प्रतिबिंब के लेंस से प्रकाशित केंद्र से दूरी 10 सेमी पर है। अगर फोकस 10 इतने सेमी का, प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई का अनुपात बताइए। जब हमारे पास ये है, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं ना, तो कोई बात नहीं, अगर मैं अवतल ले ही ले रहा हूँ और यहाँ से इसका दिया है कि वस्तु कितने सेमी, 10 सेमी पर है। अगर वस्तु 10 सेमी पर रख रहे हैं और उस 10 सेमी पर और क्या कर रहा है, 10 सेमी, उसके प्रतिबिंब की लेंस से प्रकाशित केंद्र की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। 30 सेंटीमीटर भाई, ये प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बन रहा है। अगर फोकस और वस्तु को यहाँ रख रहे हैं तो अगर यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, अगर फोकस निकालेंगे तो फोकस इससे दूर जा रहा है, मतलब छठवां स्थिति बन रहा है। और छठवां स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बड़ा होगा और वह छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो उससे 1 से कम नहीं होगा, 1 से अधिक होगा। इसका आंसर होगा बी वाला। इसमें सी वाला दे दिया है, इसका बी वाला होना चाहिए। चलो अगले आंसर इसका बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। फोकस दूरी के दुगने दूरी पर। फोकस दूरी के दुगने दूरी पर भाई, अगर उतने ही समान साइज का बनाना है तो फोकस दूरी के दुगना 2f पर, क्योंकि बराबर बनता है ना, इसीलिए। चलो आगे आओ। यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, 2f पर बनेगा। बहुत अच्छी बात, दोनों क्वेश्चन सेम ही तो हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 का घाते 8 मीटर पर सेकंड होती है। सी वाला ऑप्शन सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, रुक जाइए। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं आकार में कुछ छोटा बनेगा, यह दर्पण कैसा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, अच्छा उल्टा भी बनता है, अच्छा वास्तव से छोटा बनेगा, यह दर्पण कौन होगा। तो देखो, 2 दर्पण ऐसे हैं जो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। एक ही विकल्प ही बचा, कौन सा, अवतल, और कोई विकल्प ही नहीं है। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है, प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा। भाई अगर किसी को अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर वस्तु आप रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, वह यफ और पी के बीच बनता है। यफ और पी के बीच बनता है, यफ और पी के बीच बनता है, आभासी सीधा बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन ए सही है। आगे आओ। 20 सेमी की फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, इसका आप निकाल लीजिए। ये फोकस दूरी भी दिया है उत्तल दर्पण के सामने
वस्तु यू का मान दिया है, आपको प्रतिबिंब भी का मान निकालना है, निकाल लीजिए। भी का मान कितना आएगा, 10 से में आएगा। चलो भैया, इसका अपवर्तनांक ये है तो प्रकृति चाल बता दीजिए। इसमें इसका भाग दिया, अपवर्तनांक का सूत्र होता है। ये अपवर्तनांक ये दिया, प्रकाश की चाल पूछ रहा है का, प्रकाश की चाल पूछ रहा है, मतलब भी का मान पूछ रहा है। भी बराबर दिया है सी बटे क्या होगा, एन होगा। सी बटे एन, सी की वैल्यू कितना दिया, 3 × 10⁸ बटे करेंगे कितना, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब 3/2, तो 3 3 से कट गया, 2 ऊपर चला गया, आगे आंसर 2 × 10⁸ 8 मीटर/सेकेंड। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा ही होगा, ऐसे दिख गया लेकिन ऑप्शन देखो मैंने लगाया, डी वाला इसका सही उत्तर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पाओ। निम्नलिखित में दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। भाई जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें न्यूनतम होता है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें सेट में भी लगाया गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर कौन सा, हीरा है। आगे आइए, किसी आभासी वस्तु को सीधा प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल के सामने रखना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे, तो इसको रखेंगे कहाँ, देखिएगा लेंस के, इसका डी आंसर सही है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। अरे अवतल लेंस के छठवां स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसे ही है। चलो आइए अगले क्वेश्चन पर। हाँ, मानव नेत्र, मानव नेत्र, ये पहला वाला चैप्टर की पूरी का क्वेश्चन हो चुका है। अब आइए दूसरे वाले चैप्टर को हम लोग करते हैं, मानव नेत्र। उसके बाद पूरी तरह से प्रकाश खत्म हो जाएगा, विद्युत। मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण कौन है, समंजन क्षमता। देखिए, समंजन क्षमता का मतलब ये होता है कि यदि किसी मानव नेत्र के द्वारा उसे लेंस के फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। चलो भाई, समंजन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है समंजन क्षमता किसे कहते हैं, समंजन क्षमता के बारे में लिखिए। तो आप यही लिखिएगा, नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब बनता है। बताइए कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कार्निया बनता है, आइरिस बनता है, पुतली बनता है, रेटिना बनता है। इसका सही उत्तर कौन सा है, इसका सही उत्तर है हमारा कौन सा, रेटिना पर बनता है। रेटिना इसका सही उत्तर है, रेटिना उसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। स्वस्थ मनुष्य के लिए दूरबिंदु कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य के लिए दूरबिंदु कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य के लिए दूरबिंदु होता है, दूरबिंदु अनंत होता है। ये इसका आंसर कौन सही होगा, डी वाला सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, सबको मालूम होगा। तो कितनी बार क्वेश्चन कितना घुमा के पूछता है, 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूरबिंदु स्थित होता है, दूरबिंदु कितना होता है भाई। निकट दृष्टि दोष के निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की चीज़ें दिखती है, दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए दूरबिंदु कहाँ होता है, तो दूरबिंदु अनंत से कम दूरी पर होता है, अनंत से कम दूरी पर होता है। आइए, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना के पहले, रेटिना पर। तो रेटिना के पहले ही बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है। इसका आंसर ये सही होगा, सी वाला। चलो इसका आंसर सी है, रेटिना के पीछे। और रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी गलत बोल दिया का। दूरबिंदु का मतलब अच्छा हाँ, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें दिखेगी, उसका रेटिना उस पार बनेगा। जैसे जो प्रतिबिंब बनेगा वह है रेटिना के उस पार बन जाएगा। रेटिना यहाँ है लेकिन इसका प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी के लिए परिवर्तन किया जाता है, तो इसके लिए परिवर्तन किया जाएगा कौन सा का, पश्चिमाभि द्वारा होगा, पश्चिमाभि द्वारा। इसका सही अंतर पश्चिमाभि द्वारा। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है भाई, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग में होता है, सबसे कम प्रकाश। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, अधिकतम विचलन होता है किसके, बैगनी रंग का होता है, सबको पता है।
अगले क्वेश्चन पे आइए। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष, निकट की चीज़ें दिखती है, दूर की नहीं दिखती, दूर को दिखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होना चाहिए। इसका सही आंसर है अवतल लेंस। चंद्रमा पे देखने पर आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? जिसमें जिसमें क्या हो, जिसमें जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका उसमें अधिक होता है, तो निर्वात में होगा। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है किसमें? कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है। निर्वात में किसमें? निर्वात नहीं, 12 का 6 12 13 में कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग का होगा, क्योंकि अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें उसकी चालक अवधि ज़्यादा होती है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अच्छा हाँ, कांच का अधिकतम अपवर्तनांक अगर होता है तो उसमें उसका चाल कम होती है। तो चाल किस में कम होती है? बैंगनी रंग में। चलो अगले क्वेश्चन पे आइए। अब हमारा एक तरह से लाइट खत्म हो गया, विद्युत आवेश शुरुआत हो रहा है। विद्युत आवेश का पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक किसे कहते हैं? विद्युत की विभाग, लाइट वाला चीज़ें खत्म हो गई, अब विद्युत वाली चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगले क्वेश्चन पे आइए। एम्पियर सेकंड किसका आवेश, किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। आगे आइए। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश का मात्रक कितना होता है? 1.6 × 10 का घाते -19 होगा। डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? चौथा। कह रहा है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक में गुजरने वाले कुल आवेश की मात्रा बताइए। तो आवेश की मात्रा क्या होगा? एम्पियर 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो आप जानते हैं आवेश बराबर होता क्या है? आवेश, ओ सॉरी 1 मिनट, आवेश क्यू बराबर होता आई इंटू टी। आई की वैल्यू दिया है कितना? 2 एम्पियर, और टी का मान कितना दिया है? 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। आई बराबर क्या होता है? क्यू इंटू टू। तो रुक जाइए, 2 दूनी 4, तो 4 क्या हो गया? 4 कूलाम हो गया। तो इसलिए मात्रक या क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, इसलिए आंसर इसका सही हो गया 4 कूलाम। 4 कूलाम इसका राइट आंसर हो गया। चलो, विद्युत धारा का ये सही मात्रक होता है। विद्युत धारा के 2 मात्रक होते हैं, एक एम्पियर होता है, दूसरा कूलाम पर सेकंड होता है। तो दोनों आंसर में से एम्पियर दिया है, आंसर सही है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन करेंगे, विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा करते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा से बेंड हो गया का। क्वेश्चन नंबर कहाँ से चल रही है? हम लोग इससे पहले कितने क्वेश्चन देख लिए? 6 क्वेश्चन देख लिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा हो गया है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 17 से देखिए। 5-6 क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया, आप लोग से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से देखिएगा। प्रतिरोध आर के तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? 1/16। तो कैसे हो रहा है इसका बात ध्यान दीजिएगा। अगर 4 प्रतिरोध है, 4 को काटेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वह कितना होगा? जैसे कि एक आर है, ये 4 टुकड़े कर दिए इसके, ठीक है। एक का जो प्रतिरोध आएगा वह कितना हो जाएगा? पहले अगर आर होगा तो अब R/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक का प्रतिरोध, एक 4/R हो गया, तो 4 जोड़ने हैं, तो एक देखो 4/R 1 हो गया। फिर ऐसे फिर जोड़ेंगे कितना? 4/1/4 1/4। अगर सबको जोड़ते हैं ना तो इसको लेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको 4/4 जोड़ो, सब जोड़ोगे तो आ जाएगा प्लस, क्या करोगे? 4 कितना R, फिर प्लस 4 अंश बराबर हर को जोड़ लेते हैं, 16 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये इसके बराबर होता है 1/R के बराबर। इसको उल्टा करेंगे तो R की जो वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? 16 हो जाती है। तो अनुपात पूछा है, एक R से इससे कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 1/16 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। 5 ओम के तार के प्रतिरोध को बराबर 5 टुकड़े कर दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन 2022 वाले सेट में। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट और इतना वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताइए। तो अगर बल्ब में इतना वोल्ट लिखा है
तो वोल्टेज की वैल्यू मतलब वोल्ट, V का मान दिया है कितना 20 वोल्ट, और P की वैल्यू कितना दिया है 30 वाट। तब आपको धारा का मान निकालना है। और धारा के लिए सूत्र बताया था कि P धारा P बराबर क्या होता है V इंटू आई होता है। तो I बराबर क्या हो गया P बटे V हो गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे I बराबर कितना P बटे V करिए, P बटे कितना V, और P का मान दिया है कितना दिया है P का मान, रुकिए 1 मिनट, P का मान दिया है 30 बटे कितना करेंगे 12, 6 से काट दो, 6 पंजे 30, 5 बटे 6 दूनी 12, 2.5, 2.5 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। 2.5 इसका सही उत्तर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर। ये एक विद्युत बल्ब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार किए हैं आप लोग। 484 ओम आ रहा है इसका। विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक है, विद्युत इकाई का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा कितने बराबर है 3.6 गुणे 10 का घाते 6 जूल, 1/746। ये आर और I1 की दोनों को बात करें अगर हम, इसमें से अगर दोनों को जोड़ देते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। ये क्वेश्चन न देखने, आंसर न देखने बाद देखिएगा। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य P बराबर कितना है 0.5 किलोवाट है। इसमें 20 मिनट तक उसे उपयोग में लाया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा। ऊष्मा का मान निकालना है, मतलब एच का मान, एच बराबर कितना होगा VIT कर लो, या VIT, अच्छा P दिया है VIT, तो T का गुणा कर दीजिए, इसमें आ जाएगी वैल्यू। इसको एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य मतलब P का मान दिया है, P बराबर कितना दिया है 0.5, और किस में दिया किलोवाट में, 1000 का गुणा करो, वाट में चेंज करो, वाट हो गया। फिर T बराबर कितना है, T बराबर दिया है कितना 20 मिनट, 20 को मिनट को चेंज करो, मिनट को किस में सेकंड में चेंज करो। अब इसका आपस में क्या कर दो गुणा कर दो, जब गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितना, गुणा करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इतना 6 गुणे 10 का घाते कितना 5 जूल में। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक दो चालक तार जिसके पदार्थ की लंबाई व्यास समान है, इससे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना है, 1:4 होगा। अब समझ में आई, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, समांतर क्रम में जोड़ने से विद्युत ऊष्मा का लॉस बहुत ज़्यादा और 4 गुना हो गया। ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। आगे देखिए, विद्युत सामर्थ्य का P का सूत्र होता है, P बराबर क्या होगा V इंटू आई, कौन सही सी। अश्व शक्ति का मात्रक होता है वाट। दो विद्युत बल्ब के सामर्थ्य इतना वाट है, इतने वोल्ट के पर कार्य करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मान बताना है, प्रतिरोध बराबर V, R बराबर हो जाएगा V P अपॉन नहीं, R बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर की V की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू कितना दिया है, V की वैल्यू दिया है, 1 मिनट रुक जाओ, V का मान कितना दिया है, V बराबर, अच्छा V स्क्वायर बटे P गुणे कर दोगे P बटे V स्क्वायर, P1 होगा यहाँ P2 होगा, स्क्वायर इससे एक कैंसिल हो गया, तो दिया है P2 100 बटे कितना हो जाएगा 60, इससे कैंसिल कर दो 10, 5 बटे कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 5/3 हो गया। ठीक है, चलो आगे। एक विद्युत शक्ति के 5 तार को हीटर में कितने अधिक प्रकाश उत्पन्न होगा। तो अधिक प्रकाश बल्ब में होगा, तो आपको पहले से मालूम है कि 110 गुणे 220 बटे कितना करेंगे, नहीं ये 100 हो जाएगा, 100 काटिएगा इसका 2, और 100 बटे कितना आ रहा है 2, ये आ जाएगा कितना 50। कैसे आ रहा है देखिएगा, जब हम यहाँ भी इतना आउटपुट मिल रहा है, इतना ये है, तो 110 बटे कितना 220 गुणे कितना करेंगे 100 वाट, इसको काटिए, 2 आ रहा है, 2 का गुणा करिए, 100 बटे 2 आ रहा है 50। अगले क्वेश्चन पे आइए।
ये बढ़िया क्वेश्चन है। 1 वाट का तुरंत इसको करोगे तो आधा हो जाएगा, आधा, एक एक दोनों को जोड़ करके आधा हो गया, आधा आधा जोड़ेंगे 1 हो जाएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला 37 क्वेश्चन, खत्म होने वाला है ये। तो विद्युत शक्ति का सही निरूपण है भी पी, शक्ति पी बराबर क्या होता है, शक्ति में भी स्क्वायर बट्टे आर भी आई, सही है। ओम के नियम विद्युत के बीच खींचा गया सरल रेखा होता है। और आपके घर पे टीवी चल रही है जिससे इंडिकेटर लगा है जो इतने वोल्ट और इतने एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी। शक्ति निकालेंगे तो उसको मिली वाट में चेंज करने पड़ेंगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, सेल में अधिकतम धारा बराबर इसमें भाग दे दीजिए, ये वैल्यू 0.5 आ रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब लास्ट है, लास्ट कौन सा है इसमें, इसका लास्ट तो चुंबकीय वाला पार्ट हो गया। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। आगे हम बढ़ेंगे। एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है, दोनों चीज उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, दोनों। आगे देखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटती हैं। वेबर किस राशि का है मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगला टेस्ला, 1 टेस्ला बराबर होता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसे 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से घूम रहा है और वह लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्यू भी बी होता है, इसमें आंसर बी वाला सही है। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा आई और यल उसके द्वारा लंबवत हो तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर लगने वाला बल आई वी एल होगा। फ्लक्स फाई करा के 8वां क्वेश्चन में बी और एक चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय, देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो 5 × ये होता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली के बीच चुंबकीय क्षेत्र घूर्णित कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का दिशा किसके परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आयताकार कुंडली है, इसके आधे चक्कर में घूमने के बाद परिवर्तित होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की एक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, तो मतलब डी वाला इसका सही उत्तर होगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, विद्युत कौन पैदा करेगा, विद्युत जनित पैदा करता है, जनरेटर माने जनित माने पहला ऑप्शन सही है। एसी डीसी मूलभूत अंतर क्या है, मूलभूत अंतर ये है, इसका देखिएगा इसमें आंसर कौन सा, हाँ मूलभूत आंसर डी वाला है कि एसी से सर्पी बल होता है जबकि डीसी जनित में दिक् परिवर्तन होता है। डायनोमो उत्पन्न करता है या विद्युत धारा को उत्पन्न करेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, डायनोमो परिवर्तित करता है, यह विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल की दिशा आकलन निम्नलिखित नियमों से किया जा सकता है। विद्युत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं नहीं बाएं हाथ के द्वारा किया जाता है, हो जाएगा हाँ, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम के द्वारा। अंगूठा को अगर आप चुंबकीय चालक में बहने वाली धारा की दिशा में रख करके उसको उंगलियों को पकड़ते हैं तो उंगलियां जिस दिशा में घूमती है उसे क्या बोलते हैं, वही चुंबकीय में प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। लघु पतन का कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। लघु पतन माने शॉर्ट सर्किट, बहुत कम समय के लिए होता है, निरंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है, धारा जब अधिक बढ़ जाता है तब होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के नियम हैं। फ्लेमिंग के कौन सा नियम, दाएं हाथ का नियम। ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन रहा और इसके जो पीडीएफ हैं उसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ विद्या के सभी क्वेश्चन हो गए, विद्या के सभी दोनों पार्ट के, चारों पार्ट के सभी क्वेश्चन हो गए। तो विद्या के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कलेक्ट किया गया और पूरा कंप्लीट हो चुका। तो चलो और हम लोग विद्या के सारे क्वेश्चन को कर पाएँ। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा किया जाता है, दाएं हाथ के नियम के द्वारा होता है। चलो इस तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ये उम्मीद करता हूँ आप लोग की इस बातें सारी अच्छी समझ में आई होगी।
और ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।